क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में चर्चा कर ली थी, तो आज अपन सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर है उसको क्या करेंगे, उसका जो नाम है वह है अम्ल और सार। अम्ल और सार, तो अपन इस चैप्टर में अम्ल और सार के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब जब अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, सार की परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अपन अम्ल और सार दोनों के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भौतिक गुण पढ़ेंगे तो भौतिक गुण नॉर्मली अपने को पता है कि जैसे अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो भौतिक गुणों के साथ में अपन इस चैप्टर में रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जब अपन अम्ल और सार की बात करते हैं तो बेसिकली अपन पहले भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, और भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला है कि जो अम्ल होता है उसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। इस एसिड शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो खट्टा होता है, खट्टा होता है। और ऐसा ही अगर अपन सार की बात करते हैं तो इंग्लिश में बेस होता है जिसका अर्थ होता है कड़वा। तो अपन आज अम्ल और सार के बारे में पढ़ेंगे, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अपना जो नाम है, चैप्टर का नाम ही है अम्ल एंड सार। तो अब अपन अम्ल के बारे में, जब अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं तो पहले अम्ल की परिभाषा क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर एक अपन को स्वाद में खट्टे होते तो अपन अम्ल के बारे में बता सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ खट्टा है तो अपन कहेंगे कि इसमें अम्ल जरूर है। लेकिन अपन स्वाद, जितने भी पदार्थ है सभी पदार्थों को स्वाद लेके अपन बता नहीं सकते कि भाई उनको स्वाद लेना भी संभव नहीं होता कि भाई ये खट्टा है या कड़वा है। तो इसके बारे में जब अपन अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो अपन जरूरी नहीं है कि अम्ल खट्टे हो उनसे पता लगाएं, कि और भी कुछ बातें हैं उनसे भी पता लगाया जा सकता है कि अम्ल खट्टे होते हैं। अब अपन पहली बात है कि अम्ल की परिभाषा देखिए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अभी यहाँ अगर अपने को थोड़ा सा माइंड में है कि अम्ल अगर नीले को लाल कर देता है तो यहाँ पे एक शब्द याद रखना है, नील। अगर देखा जाए तो एक का मतलब होता है अम्ल और नी का मतलब होता है नीला और लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देते हैं। तो एक शब्द आया लिटमस, ये जो शब्द है वो है लिटमस। इसका अर्थ क्या है, देखो लिटमस पेपर एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह का होता है। जो थैलोफाइटा समूह वर्ग है उससे का एक रंजक होता है। इसका मतलब ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। और अपने को यहाँ से एक बात ये भी समझना है कि जो शैवाल है वो इनका जो शैवाल होते हैं वो इनका सेवन करते हैं। तो अपने को लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है, और ये क्या करता है, थैलोफाइटा समूह के वर्ग का एक मतलब वर्ग होता है। इसको इंग्लिश में लाइकेन बोलते हैं या लिचेन भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लाइकेन या लिचेन बोलते हैं। तो लिटमस के बाद में अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। और ये दूसरी है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे मान लो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH, ये जो आदि अम्ल है इनको अगर अपन जल में मिलाते हैं तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो जैसे अपन
HCl का आयन वियोजन करेंगे तो जब HCl को जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। तो इसका मतलब HCl है, अगर इसको आपने जल में डाला है तो ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जैसे मान लो H2SO4 है, इसको अगर मैं आयनित करूं जल में डाल के तो ये क्या होगा, H प्लस SO4 2 माइनस आयन में विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लो HNO3 है, HNO3 है, अगर इसको अपन जल में मिलाते हैं तो ये H प्लस और NO3 माइनस में चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा इस अम्ल एसिटिक अम्ल है, इसको अपने को याद भी ये समझना कि इसका वियोजन कैसे होता है। क्यों? क्योंकि अपना जो 4th चैप्टर है उसमें आएगा कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ करवाते हैं तो अपने को थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि इसका वियोजन कैसा होता है। तो जैसे अपन मान लो CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, तो जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो ये आयनों में कैसे विभक्त होगा, ये जो यहां से होगा मतलब CH3COO, तो ये होगा CH3COO माइनस, मतलब H प्लस और CH3COO माइनस में ये परिवर्तित होता है। तो मैंने बताया कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वे सभी क्या है, अम्ल होते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। फिर उसके बाद में अम्ल के बारे में आगे देखते हैं कि अम्ल भाई जलीय विलयन में होगा, लिटमस के बारे में होगा। अब देखते हैं कि भाई अम्ल का अगर साफ कर देंगे तो क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है। तो अपन अब अम्ल के बारे में पढ़े तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो खनिज अम्ल और एक होते हैं कार्बनिक अम्ल। अब ये खनिज अम्ल क्या है, जैसे खनिज अम्ल देखा जाए अपने को समझने के लिए कि खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें कार्बन ना हो और कार्बनिक अम्ल वे होते हैं जिसमें कार्बन हो। तो खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल, तो अपन अम्लों के जो प्रकार है उनके बारे में बात करेंगे। तो खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल, तो अम्ल के जो अम्ल है उसके दो प्रकार होते हैं, तो खनिज अम्ल और एक होता है कार्बनिक अम्ल। अब खनिज अम्ल जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कार्बनिक भी अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर यही है, खनिज अम्ल वे होंगे जिसमें कार्बन ना हो और जिसमें कार्बनिक वो होंगे जो कार्बनिक हो। जैसे मान लो आपसे पूछो कि HNO3, इसका मतलब इसमें कार्बन नहीं है तो ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये कौन सा अम्ल है, खनिज अम्ल होता है। जैसे आप अपन करते हैं H2SO4 है, H2SO4 में कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा अम्ल है, खनिज अम्ल होता है। जैसे HNO3 है, HNO3 ये कौन सा अम्ल, खनिज अम्ल होता है। जबकि ये HCl है, ये भी कौन सा है, खनिज अम्ल होता है। देखो भाई ये जो कार्बन है, ये जो C है ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, कार्बन है नहीं है, ये क्या है, क्लोरीन। तो ये इसमें चारों जो अम्ल है ये चारों के चारों क्या है, खनिज अम्ल होते हैं। जबकि अब अपन कार्बनिक अम्ल के बारे में बात करेंगे तो देखो कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन हो, जैसे CH3COOH, ये क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। एक कार्बोनिक अम्ल होता है जिसके क्या होता है, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे टार्टरिक अम्ल हुआ, सीट्रिक अम्ल हुआ, मेथेनोइक अम्ल हुआ, एथेनोइक अम्ल हुआ, जितने भी अपने को जो अपन जब पढ़ते हैं कि मेथेनोइक अम्ल चिटी के ढंग से कौन सा होता है ना, तो जितने भी है वो सब क्या है, कार्बनिक अम्ल होते हैं। इसका मतलब जो अपने को पदार्थ से प्राप्त होता है, जैसे मान लो मेथेनोइक अम्ल है वो चींटी के डंक से प्राप्त हुआ, तो मेथेनोइक अम्ल का अगर फॉर्मूला देखे तो HCOOH, तो इसमें कार्बन है तो इसका मतलब ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। अब इसको अपने यहां से समझने के बाद में यहां से थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं
कि परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो यहाँ आगे अपन परिभाषा पढ़ेंगे परबल अम्ल की और दुर्बल अम्ल की, लेकिन जो खनिज अम्ल जितने भी है ये सभी परबल अम्ल होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सभी क्या है, दुर्बल अम्ल है, जबकि यहाँ पे जो ये है ये कैसा है, परबल अम्ल होते हैं। इसका मतलब जो खनिज अम्ल है वो कैसे है, परबल अम्ल होते हैं। अब इसमें भी इनका भी कुछ नाम है, इनको भी इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल। इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल, और इसको बोलते हैं नमक का अम्ल। अब देखो HNO3 को सोरे का अम्ल कहा जाता है और जो H2SO4 है वो गंधक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि गंधक किसे कहते हैं, गंधक सल्फर को अपन गंधक कहते हैं, जो एक बहुपरमाणु होता है S8 बनाता है। तो जो गंधक इसमें सल्फर है तो इसका मतलब ये कौन सा अम्ल है, गंधक का अम्ल होता है। अब इसकी संरचना देखते हैं, और नमक की जो नमक का सूत्र होता है वो NaCl होता है, वो NaCl होता है, जैसे Na और Cl, इन दोनों को संरचना को देखा जाए तो दोनों की संरचना लगभग मतलब देखने में समान है। तो इसका मतलब इसको और इसमें अगर कंपेयर देखा जाए H की जगह Na, तो इसे अम्ल को नमक का अम्ल भी कहा जाता है, नमक का अम्ल भी कहा जाता है। और यह जो इसको एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कहा है भाई हाइड्रोजन के विक्रिया कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में टार्ट्रिक अम्ल है और मेथेनोइक अम्ल है, ये चींटी के डंग में पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंग में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग क्या करते हैं, जैसे अपन मीठे सोडे में अगर टार्ट्रिक अम्ल को डाल देते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो अपन परबल अम्ल और जैसे परबल अम्ल और परबल सार की बात करेंगे। तो सार तो मैंने बताया नहीं, लेकिन पहले अपन परबल की बात करते हैं कि परबल अम्ल क्या होते हैं। परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको जल में डालने पर वह पूर्णतः आयनित हो जाए तथा अगर उसका H+ आयन की सांद्रता क्या हो, ज्यादा। परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनकी H+ आयन की सांद्रता ज्यादा हो तथा यह जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हो, तो ऐसे अम्ल को परबल अम्ल कहते हैं। तो परबल अम्ल अपने को थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई परबल अम्ल वे हो गए जो खनिज अम्ल हो गए, तो खनिज अम्ल कौन कौन से, HNO3, H2SO4 और HCl। और दुर्बल अम्ल वे हो गए जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं और H+ आयन की सांद्रता भी कम होती है, तो ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। दुर्बल अम्ल की परिभाषा वापस बता रहा हूं मैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कम घुलनशील होते हैं तथा H+ आयन की सांद्रता कम हो, तो ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अब दुर्बल अम्ल कौन सा है, CH3COOH, इसका मतलब कार्बनिक अम्ल जितने भी है वो कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब दुर्बल अम्ल के बाद में अपन पढ़ेंगे कि भाई एक होता तनु और एक होता सांद्र अम्ल। भाई इनमें भी होता है एक तो तनु, एक होता है सांद्र। जैसे हमने बात की थी, एक तो परबल होता है और एक होता है दुर्बल, एक तो परबल होता है और एक होता है दुर्बल। तो परबल अम्ल के बारे में तो भाई परबल और दुर्बल के बारे में तो अपने चर्चा कर ली, तो अपन पढ़ेंगे तनु और सांद्र। तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है, जिनमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे विलयनों को तनु विलयन कहा जाता है। जैसे अपने परिभाषा में थी, तनुकरण क्या होता है कि भाई जल में आपको क्या करना है, अम्ल को मिलाना है, वही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। तो तनुकरण का मतलब ही वही है कि जल में क्या मिलाना है, अम्ल। और इसमें क्या होता है, तनुकरण में भी जल का मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा, और इसका मतलब इस तनु अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, तो ऐसे अम्लों को तनु अम्ल कहा जाता है। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा तो ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा तो ज्यादा होती है और
जल की मात्रा कम होती है, तो ऐसे अम्लों को सांद्र अम्ल कहा जाता है। जैसे मान लो आपको सांद्र HNO3, तनु HNO3, तो ये जो विलेन है इसका मतलब सांद्र का मतलब होता है, सांद्र जो सांद्र है उसका मतलब होता है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। और जब अगर तनु की बात करते हैं तो अम्ल की मात्रा कम होगी, तो ऐसे अम्लों को तनु और सांद्र अम्ल कहते हैं। अब अपन भौतिक गुणों में अम्ल के बारे में, जो भौतिक गुण थे उनके बारे में मैंने पूरा बता दिया कि भाई भौतिक गुण कौन कौन से। तो अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से? पहला गुण तो क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा क्या है कि अगर अपन अम्ल का जलीय विलयन करते हैं तो अम्ल H+ आयन देते हैं। फिर मैंने अम्ल के आगे बात की थी कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो खनिज अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल क्या है? जो अपने को भूपट्टी से प्राप्त होते हैं। खनिज अम्ल भूपट्टी से प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि खनिज अम्ल परबल अम्ल भी होते हैं, परबल अम्ल भी होते हैं। तो खनिज अम्ल के बारे में कि सर खनिज अम्ल क्या होता है? जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो, तो ये HNO3, H2SO4 और HCl, इन तीनों में कार्बन नहीं होता है, तो ये तीनों क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। और इनका व्यावसायिक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल, इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल, इसको बोलते हैं नमक का अम्ल। फिर मैंने बताया कि कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? एक एसिटिक अम्ल जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, और ये कार्बोनिक अम्ल जिसका फॉर्मूला H2CO3 होता है। और टार्ट्रिक अम्ल, और ये जैसे इमली वगैरह है उसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, HCOCH मेथेनोइक अम्ल होता है। ये सभी जो अम्ल परबल और दुर्बल। फिर मैंने बात की परबल अम्ल किसे कहते हैं? परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं और H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं और H+ आयन की सांद्रता कम होती है। फिर उसके बाद तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो कम और जल की मात्रा ज्यादा होती है। सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें सांद्र की मात्रा अम्ल की मात्रा ज्यादा, अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम होती है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे? फिर एक लिटमस आया। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है? एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। अब इस बैंगनी रंग का रंजक कहां से प्राप्त होता है? ये थैलोपाइडा समूह से प्राप्त होता है। इसको इंग्लिश में लिचेन या लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो शैवाल होते हैं, जो शैवाल होते हैं स्वपोषी, वो क्या करते हैं? इनको खाना, उनका खाना है लिचेन जो लाइकेन को खाना पसंद करते हैं या लिटमस को खाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अम्ल के बारे में, अम्ल के जो भौतिक गुण थे उनके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आगे जब सार की बात करते हैं तो जब सार पढ़ेंगे तो सेम ऐसा ही पढ़ेंगे, उनके भी भौतिक गुण पढ़ेंगे और उनमें भी पढ़ेंगे कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, कौन प्रबल है। अब अपने को देखो थोड़ा सा ये भी है कि अम्लों का राजा बोले तो H2SO4, अम्लों का राजा H2SO4, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीएच होती है वो H2SO4 की होती है और इसे रसायनों का राजा भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। इसे गंधक का अम्ल है, ये सबसे ज्यादा अगर बोले कि किसकी पीएच होती है, मतलब कहने मतलब अम्ल में पीएच जिसकी कम होगी वो ज्यादा प्रबल होगा। इसका मतलब H2SO4 है वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो ये जो H2SO4 है ये एक अम्लों का राजा होता है। मैंने अम्ल राज नहीं बोला, ये है अम्लों का राजा, राजा बोला है, किंग ऑफ एसिड। फिर उसके बाद में सोरे का नाइट्रिक अम्ल है, उसकी भी अपन रिएक्शन देखें कौन सी अभिक्रिया धातु के साथ करती है या नहीं करती, उसमें भी आएगा ये काम में। फिर अपन करते हैं, अब चर्चा करते हैं सार के बारे में। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ये जैसे अपने बताया कि अम्ल नीले को लाल करता है तो सार इसका उल्टा है, सार इसका उल्टा है, वो क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। तो सार लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित करते हैं। अब सार वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर जलीय विलयन में डाला जाता है, जलीय विलयन में डाला जाता है तो OH- आयन की आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। अब सार भी अपन देखते हैं प्रबल सार और दुर्बल सार। तो प्रबल सार वे सार होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं और OH- आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, वो प्रबल सार कहलाते हैं। दुर्बल सार वे सार होते हैं जो जिनको जलीय विलयन में डालने पर, जलीय विलयन में डालने पर OH- आयन की सांद्रता कम होती है और वो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, वो दुर्बल सार कहलाते हैं। तो अपन थोड़ा सा प्रबल सार और दुर्बल सार के उदाहरण देखते कौन कौन से। अगर अपन थोड़ा सा प्रबल अम्ल के और भी उदाहरण देखें ना
तो परबल अम्ल, सॉरी परबल सार, सार, परबल सार और दुर्बल सार। अब उदाहरण देखते हैं परबल सार कौन कौन से है। पहले आता है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों जो सार है वो परबल सार होते हैं। उसके बाद में देखते हैं दूसरा दुर्बल सार। दुर्बल सार में होता है NH4OH, NH4OH जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या होता है, दुर्बल सार होता है। और अगर एक दुर्बल सार की और भी देखें तो मीठा सोडा NaHCO3, ये भी एक दुर्बल सार होता है। परबल सार, दुर्बल सार। तो परबल सार का जो पहला उदाहरण है NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसको पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में NH4 की वैलेंसी मतलब उस पे आयन भी बताया था कि कैसे आयन आता है। फिर मैंने MgOH का होल ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसको एंटा एसिड कहा जाता है, इसका pH 10 होता है। फिर NaHCO3, ये एक इसको मीठा सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसमें अगर अपन टार्टरिक अम्ल डाल देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसका उपयोग घरेलू उपयोग देखें तो जब मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो इसको लगाने से अपने को राहत मिलती है। तो परबल सार और दुर्बल सार के बारे में हमने बात कर ली। फिर यह सबसे ज्यादा सारों का राजा कौन, उसमें क्या था अम्ल में H2SO4, तो इसमें सारों का राजा होता है NaOH। इसकी जो pH लगभग 14 होती है, इसकी pH लगभग 14 होती है। इसका मतलब सारों का राजा कौन, NaOH। और किंग ऑफ बेस NaOH। दुर्बल सार NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस और NaHCO3। ये सब क्या है, सार। ये जो परबल सार और दुर्बल सार। अब इनके सार के बारे में आगे भी देखेंगे कि सार कौन कौन से, एक तो तनु सार और एक होता है सांद्र। तनुसार वे सार होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो कम और तनुसार वे सार होते हैं जिनमें सार की मात्रा तो कम और जल की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें तनुसार कहा जाता है। सांद्र सार, जिनमें सार की मात्रा तो ज्यादा और जल की मात्रा कम होती है, तो उन्हें सांद्र सार कहा जाता है। तो अपन ने जो सार के और अम्ल के जो भौतिक गुण थे वो यहाँ पे चर्चा कर ली। अब जो अगली क्लास होगी उसमें अपन रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब लास्ट टाइम मैंने परबल सार, दुर्बल सार, थोड़ा सा अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि परबल सार कौन सा है, दुर्बल सार कौन से, उनके उदाहरण कौन से। और MgOH का होल ट्वाइस ये एक दुर्बल सार होता है जिसका pH 10 होता है। थैंक यू।